Welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 29 जनवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या हेल्प मिलेगी हमें, हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है. तो जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना है, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को लंबे समय तक याद रख पाएगा. क्वेश्चन क्या है? इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या फिर डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और हम वीडियो के लास्ट में भी इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं जो हमें मेंस में आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी. क्योट क्या है हमारे पास? इंग्लिश एजुकेशन हैज़ मेड अस स्लेव्स. द एजुकेशन बीइंग गिवन इन इंग्लिश मेक्स इंडियन हैंडीकैप्ड. इट हैज़ कट देम ऑफ फ्रॉम देयर सोशल मिलियू एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स ऑन देयर ओन लैंड. किसकी क्योट है ये? महात्मा गांधी जी की है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इंग्लिश एजुकेशन पे इन्होंने टोंट करते हुए ये बोला था. तो आप इसको इंग्लिश एजुकेशन का जीएस पेपर 1 में कोई क्वेश्चन आता है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. तो नोट डाउन आपको करके रख लेना है. अब न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? सुंदरबन में एक टेम्पल है जो कि सी विंड्स की वजह से खराब हो रहा है, इरोड हो रहा है. तो उसके कॉलिजन को रोकने के लिए एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि जो भी उसकी डैमेज्ड ब्रिक है उनको रिप्लेस किया जाएगा और ट्रीज प्लांट किए जाएंगे सो दैट वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करे और टेम्पल सही कंडीशन में रह पाए. ये 11th सेंचुरी का एक टेम्पल है, टेराकोटा टेम्पल. देख लेते हैं पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ लेते हैं. वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में एक एंशियंट टेराकोटा टेम्पल है जिसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखा जा सकता है. स्पेशली क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज में? एयर सैलिनिटी बढ़ गई है, मतलब हमारी एयर जो है वो ज़्यादा सैलाइन हो गई है, जिसकी वजह से ये जो जेटर ड्यूल है, ये जो आप देख पा रहे हैं फिगर, ये है जेटर ड्यूल जो कि एक शिवा टेम्पल है 11th सेंचुरी का और ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. वेस्ट बंगाल में भी कहाँ लोकेटेड है? साउथ 24 परगानास के राय डिघी में ये लोकेटेड है. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस टेम्पल के बारे में पढ़ना, प्लस इस आर्टिकल में हमारे लिए सुंदरबंस के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. एक हम पढ़ेंगे एएसआई के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में. इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद इस आर्टिकल में ही बताया गया है थोड़ा सा टेम्पल के बारे में. ये बताया गया है कि टेम्पल की ऊंचाई जो है वो 98 फीट है और जो आउटर वॉल्स हैं उनकी हाइट अप टू 15 फीट है. और कुछ ट्रीज को यहाँ प्लांट किया जाएगा सो दैट कोस्टल विंड से इसको एक बैरियर मिल पाए. अपर पार्ट है जो टेम्पल का उसको बचाया जा सके विंड से, स्ट्रॉन्ग विंड से, क्योंकि उसी की वजह से ये देखा जा रहा है कि अपर एरिया जो है उस पर इरोजन कम है, लोअर एरिया पे इरोजन ज़्यादा है. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था अम्फान, उसकी वजह से भी इस टेम्पल को काफ़ी नुकसान हुआ था. 2020 में आया था ये अम्फान साइक्लोन. तो इसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एएसआई के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है और ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और जो हमारे नेशन की कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने वाली प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है. इसका काम क्या है? ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को एडमिनिस्टर करती है. ऑलमोस्ट 3650 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है जिसको ये एडमिनिस्टर करती है, जिनका ध्यान रखती है. आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के हाथ में है और जो भी ऐसे नेशनल इम्पोर्टेंस के रिमेन्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने का काम भी एएसआई करती है. इसकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है? जो भी एंटिक रिमेन्स हैं उनका सर्वे करना, जो साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनको एक्सप्लोर और एक्सकेवेट करना, या फिर हमारे जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कंजर्वेशन और मेंटेनेंस, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है. इसको 1861 में फाउंड किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा.
जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम सुंदरबंस के बारे में पढ़ेंगे। सुंदरबंस भी इंपॉर्टेंट है। सुंदरबंस क्या है, हमारे बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन में एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ एक मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो कि ना ही केवल इंडिया बल्कि बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। और 3 रिवर्स हैं जिनके कॉन्फ्लुएंस पे ये आता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। इनका डेल्टा जो बनता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ बनता है और इसी पे ये लोकेटेड है। और यहाँ वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो इसका एरिया है उसको काफ़ी टाइम तक फॉरेस्ट रिजर्व का स्टेटस दिया गया था, लेकिन जब कंजर्वेशन एफर्ट्स इंडिया में लाए गए तब इसको सुंदरबन टाइगर रिजर्व बनाया गया 1973 में। सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसको 1984 में इस्टेब्लिश किया गया, उसमें क्या था, टाइगर रिजर्व तो देखो बड़ा एरिया था, उसके अंदर एक कोर, सपोज ये पूरा बड़ा एरिया था टाइगर रिजर्व वाला, तो इसके अंदर ये कोर एरिया बना दिया गया और इसको नेशनल पार्क के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1984 में। और टाइगर रिजर्व कब बना था, ये 1973 में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डेजिग्नेट किया गया, 1987 में, मतलब नेशनल पार्क बनने के बाद। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सुंदरबंस है उसको यूनेस्को ने एक बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे भी डिक्लेयर कर दिया था 2001 में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरबन वेटलैंड जो है इंडिया में रमसर कन्वेंशन के अंडर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली लिस्ट में भी आते हैं और इसको इंक्लूड किया गया था जनवरी 2019 में। सुंदरबन नेशनल पार्क को इसके वाइड रेंज ऑफ फौना की वजह से जाना जाता है। यहाँ काफ़ी सारी बर्ड स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं, इसीलिए ये फेमस है। कुछ नाम बताती हूँ मैं कुछ स्पीशीज का जो कि मेनली यहाँ पाई जाती है। एस्चुरिन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गैंगटिक डॉल्फिन एंड ऑलिव रिडली टर्टल्स। सुंदरबन डेल्टा केवल ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ टाइगर पाए जाते हैं, और कहीं भी ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है जहाँ टाइगर्स मिलें। इसके प्रिजर्वेशन के लिए डिस्कवरी इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड ने इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ और लोकल कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप की, सो दैट इसको बेटर वे से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सुंदरबंस के बारे में था। इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि ये एक रमसर साइट भी है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं एम्फान साइक्लोन का। एम्फान साइक्लोन जो है, जिसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उम्पुन, ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना था और इसकी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में पूरा इसका चांसेस था और लास्ट में सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। IMD के फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग ये एक बहुत सीवियर साइक्लोन था जो कहाँ आने वाला था, वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड्स और बांग्लादेश के हाटिया आइलैंड्स के बीच में। इसका नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। जो नेमिंग होती है साइक्लोन की वो हम किसी और आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कंट्रीज कुछ लिस्ट देती है नाम की और उस हिसाब से साइक्लोन्स को नाम दिए जाते हैं। अफेक्टेड रीजन कौन कौन से थे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश। अम्फान जो था वो सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन था जो बे ऑफ बंगाल में बना था इन 2 सालों में। इससे पहले बन चुका था साइक्लोन फानी। प्री मानसून पीरियड जो होता है वो मेनली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए सपोर्टिव नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई साइक्लोन बन जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जैसे साइक्लोन फानी और साइक्लोन अम्फान की वजह से हुआ था। तो ये साइक्लोन अम्फान के बारे में था। आई होप आपको समझ आया होगा। लेक्चर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, प्लस यूट्यूब को भी पता चलता है कि कंटेंट अच्छा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, 2 फाइटर प्लेन्स क्रैश हो गए हैं, टकरा गए हैं, जिसकी वजह से एक पायलट की डेथ हो गई है। तो 2 फाइटर प्लेन्स कौन कौन से थे, 2 जेट्स से, एक था सुखोई 30 MKI, दूसरा था मिराज 2000। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो कुछ इस टाइप से रहा है कि यूपीएससी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाती है, तो आपको भी एक आइडिया होना चाहिए। तो सुखोई Su-30 MKI जो है वो एक मल्टी रोल, एक से ज़्यादा रोल प्ले करने वाला कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है।
जिसको डेवलप किया था सुखोई डिजाइन ब्यूरो और HAL ने इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसका जो Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट था उसी के बेसिस पे ये Su-30 MKI बनाया गया और इसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल लगाया गया सो दैट जो फोर्स होता है वो बैलेंस किया जा सके इन एन इजी मैनर। डेवलपमेंट इसका किया गया 1995 में स्टार्ट कर दिया गया था। सुखोई और इरकुट्स्क एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन जो है, जिसको इरकुट कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, वो इसके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के इनिशियली रिस्पॉन्सिबल थे। सुखोई में दो टाइप के प्रोटोटाइप बनाए गए 1995 और 1998 के बीच में। फर्स्ट प्रोटोटाइप जो था उसका नाम था Su-30I-1। इसको 1997 में बनाया गया था। इसने पहली फ्लाइट अपनी जुलाई 1997 में ली थी और इसका प्रोडक्शन 2000 में इरकुट्स्क प्लांट में स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट जो था जिसने अपनी फ्लाइट कंप्लीट की थी वो था नवंबर 2000 में। इंडिया ने रशिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था अक्टूबर 2000 में सो दैट Su-30 MKIs का HAL के प्लांट पे लाइसेंस प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सके। एक नई स्क्वाड्रन को भी IAF के थंजावुर एयरबेस में ऐड किया गया था जिसको 222 स्क्वाड्रन या फिर टाइगर शार्क्स के नाम से जाना जाता था। ये जो था नया फाइटर जेट का स्क्वाड्रन, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज को भी कैरी कर सकता था। इंडिया ने इस फाइटर जेट को बनाने में इंडिजीनियसली ओवरहॉलिंग कैपेबिलिटी अचीव कर ली है। मतलब ये जो है वो इंडिजीनियस फाइटर जेट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। IAF में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अक्टूबर 2018 में। इस एयरक्राफ्ट की लेंथ 21.9 मीटर है, ऑलमोस्ट 22 मीटर। इसका जो विंग स्पैन है, मतलब इसके विंग्स जो है उनकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो वो पूरी हो जाती है 14.7 मीटर। हाइट है इसकी 6.4 मीटर। मैक्सिमम वेट कितना उठा सकता है ये 38,800 kg। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है कि मैक्सिमम वेट ये कितना टेक ऑफ कर सकता है। जो टेंडम ग्लास कॉकपिट है इसका, इसमें कुछ इस टाइप से इसको बनाया गया है कि केवल 2 पायलट्स आ सकते हैं। Su-30 MKI में N011M को भी इक्विप किया गया है सो दैट कोई भी एरे रडार को स्कैन कर सकता है, दुश्मन के रडार को स्कैन कर सकता है। एक OLS लेजर ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम भी लगाया गया है, लाइटनिंग टारगेट डेजिग्नेशन भी लगाया गया है सो दैट ये हमारी जो भी एक मिनट एयर टू सर्विस मिसाइल है, जो भी लेजर गाइडेड मिशंस हैं उनको ये डिजाइन या फिर गाइड कर सके। इस एयरक्राफ्ट को एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च करने में यूज किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सी मिसाइल्स की, KH-29L, TTYA, KH-31A/P, KH-59M या फिर निर्भय। ये इंपॉर्टेंट है। Su-30 MKI को IAF की फ्लीट में एयर लॉन्च्ड वर्जन जो है इसका, जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंक्लूड किया गया है या फिट किया गया है, उसको सक्सेसफुली नवंबर 2017 में टेस्ट कर लिया गया था। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल नहीं, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है मिराज 2000 के बारे में। मिराज 2000 जो है वो एक फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन 4th जनरेशन जेट फाइटर है जिसको डेसॉल्ट एविएशन ने मैन्युफैक्चर किया था। इंपॉर्टेंट देखो, फ्रेंच कंपनी ने बनाया, सिंगल इंजन है और 4th जनरेशन है। ये फ्रेंच एयरफोर्स के साथ 1984 से ऑपरेशनल है और इसको हमारे अलावा और भी कंट्रीज ने ऑप्ट किया है, सेलेक्ट किया है, जैसे अबू धाबी, इजिप्ट, ग्रीस, पेरू, कतार, ताइवान, UAE और इंडिया ने तो कर ही लिया है। उसके अलावा मिराज 2000 जो है इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं जहां वेपन कैरी किए जा सकते हैं। 5 तो इसके फ्यूजलेज पे हैं और 2 इसके विंग्स पे हैं। सिंगल सीट वर्जन है, केवल एक पायलट इसको ऑपरेट करेगा, एक ही पायलट इसमें जा सकता है। इसमें 2 इंटरनली माउंटेड हाई फायरिंग रेट के अंदर गन्स फिट की गई हैं 30 mm की। एयरक्राफ्ट जो है ये 4 मीका मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, 2 मैजिक मिसाइल्स को और 3 ड्रॉप टैंक्स को साइमल्टेनियसली। इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी हो जाती है। मिराज 2005 ये MBDA सुपर 530D मिसाइल को फायर कर सकता है। मिराज 2000 कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये
इसका जो स्पीड रह सकती है वो रह सकते हैं 285 मीटर पर सेकंड जितनी। मैक्सिमम और अप्रोच स्पीड जो है इसकी कितनी हो जाएगी, 2530 किलोमीटर पर आवर, और अप्रोच स्पीड होगी इसकी 259 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी रेंज और सर्विस सीलिंग्स है वो है इसकी 1550 किलोमीटर, और सर्विस सीलिंग इसकी है 17,060 मीटर। ये आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की ऑल्दो ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल सीटेड है या डबल सीटेड है, कौन सी जनरेशन का है, किसने बनाया है, इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल है कि मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम हो गया है अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है, जिसे मेनली हम मुगल गार्डन के नाम से जाना करते थे, इसका नाम सैटरडे को अमृत उद्यान रख दिया गया है। इसको हमें पता है दिल्ली में एडविन लुटियंस ने दिल्ली को डिज़ाइन किया था, तो इस आइकॉनिक गार्डन को डिज़ाइन करने का श्रेय भी एडविन लुटियंस को जाता है। इन्होंने इस गार्डन में मुगल और इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट किया, यूज़ किया। इस मेन गार्डन के 2 चैनल्स हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो गार्डन है इसमें स्क्वायर ग्रिड, जैसे सपोज ये गार्डन है तो इसको एकदम 90 डिग्री पे ये स्क्वायर ग्रिड बन गए, ये 4 स्क्वायर ग्रिड, इस टाइप के ग्रिड्स इस गार्डन में पाए जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, चार बाग, ए 4 कॉर्नर्ड गार्डन। इसकी मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें मुगल लैंडस्केपिंग देखी जा सकती है। 6 लोटस के शेप के इसमें फाउंटेन्स देखे जा सकते हैं जहां भी क्रॉसिंग होगी इन चैनल्स की, और इनकी हाइट 12 फीट तक हो सकती है। इस गार्डन को पर्शियन या फिर मुगल स्टाइल में डिजाइन किया गया था। तो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना इस आर्टिकल के थ्रू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अमृत उद्यान किसका नाम चेंज किया गया है, मुगल गार्डन्स का। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि 16, 17 और 18 सेंचुरी के मुगल एम्पीरियर्स के द्वारा बनाया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये मुस्लिम रूलर्स का जो स्टाइल था आर्किटेक्चर का वहां से ड्राइव किया गया, और कुछ कंपोनेंट्स इसमें ईरानियन, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर के लिए गए, स्पेशली टिमुरिड आर्किटेक्चर। जो अकबर का टाइम पीरियड था उसके टाइम पे इंडियन आर्किटेक्चर से भी कुछ आइडियाज लेके इसमें एसिमिलेट किए गए। मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स की बात करें तो हिंदू, पर्शियन, इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस इस मुगल आर्किटेक्चर में देखे जा सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन ही मुगल आर्किटेक्चर में दिखता है आपको। ओनियन डोम्स दिखेंगे बड़े बड़े, और छोटे 4 डोम्स उसके पास होंगे। ये इसका टिपिकल फीचर देखा जा सकता है। मेनली इसमें व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। मुगल आर्किटेक्चर में पाशिनकारी ऑर्नामेंटल वर्क और जाली लेटिसेट स्क्रीन का यूज किया जाता था ऑर्नामेंटेशन के लिए। चारों साइड्स पे इनके गार्डन बनाए जाते थे। जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसके चारों तरफ गार्डन जरूर होते थे मुगल आर्किटेक्चर में। जो मॉस्क्यू होते थे उसमें बहुत बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स बनाए जाते थे, वो भी काफी पॉपुलर थे। पर्शियन और अरेबिक में कैलीग्राफी की जाती थी, मतलब जो भी लिखा जाता था, राइटिंग्स की जाती थी, कुरानिक वर्सेस लिखी जाती थी, वो पर्शियन या अरेबिक में होती थी। मेल बिल्डिंग होती थी, उसमें पहुंचने के बड़े बड़े गेटवेज हुआ करते, मतलब एक सीरीज हुआ करती। एक गेट नहीं होता था, काफी सारे गेट होते थे। उनको आप जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे तब आप मेन बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे। 2 या फिर 4 साइड इनके इवान्स होते थे। कुछ डेकोरेटिव छतरीज का भी यूज किया जाता था, कहीं कहीं जालीज और झरोका का भी यूज किया जाता था। मुगल मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो अकबर के टाइम पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, आगरा फोर्ट, ग्रेट व्हाइट मॉस्क्यू, इस्लामिक कॉलेज पेशावर, हुमायूं टॉम्ब, फतेहपुर सीकरी और टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने 2 बनवाए, वो थे बेगम शाही मॉस्क्यू और टॉम्ब ऑफ इतिमद उद दौला। शाहजहां की बात करें तो ताजमहल, वजीर खान मॉस्क्यू, शालीमार गार्डन, शाहजहां मॉस्क्यू और शाही हमाम। औरंगजेब, बादशाही मॉस्क्यू और बीबी का मकबरा। मुगल गार्डन्स की बात कर लेते हैं। मुगल गार्डन्स भी इस्लामिक स्टाइल के गार्डन थे जिन्हें मुगल्स ने बनवाया था। पर्शियन गार्डन से इनका डिजाइन इंस्पिरेशन के तौर पे लिया गया था। इनको 4 बाग आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्ट किया गया था, मतलब क्वाड्रिलेटरल गार्डन होते थे, जिसमें कुरान में जो स्वर्ग के 4 गार्डन्स की बात की गई है उसी के बेसिस पे ये गार्डन
बनाए जाते थे। इनका मतलब क्या था कि ये एक अर्थली पैराडाइज को शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, जहाँ ह्यूमंस नेचर के साथ पूरी हार्मनी में रहते हैं। जो कार्डिलेटरल गार्डन है उसको 4 स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था, और वो डिवाइड किससे किया जाता था, या तो वॉकवेज से या फिर फ्लोइंग वाटर से। मुगल ब्रिजेस की बात करें तो मुगल ब्रिजेस में अकबर के टाइम पे शाही ब्रिज बनाया गया था जौनपुर में। शाही ब्रिज को मुनीम खान ने बनवाया था 1568 से 69 के बीच में, अकबर के ऑर्डर्स पे। इस ब्रिज को बनने में 4 साल लगे थे, और जो अफजल अली है वो इसके अफगान आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट था ये मुगल आर्किटेक्चर पूरा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि दिल्ली में हमें पता है विंटर में एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, विजिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए अब क्या कहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि ये दिल्ली का एयर पोल्यूशन किन सोर्सेज से हो रहा है, उसका डाटा हमारे पास रियल टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। कैसे होगा? अभी इन्होंने एक सुपर साइट को इनॉग्रेट करने की बात की है और एक मोबाइल लेबोरेटरी की बात की है। उससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन की रीडिंग्स कैप्चर की जाएंगी सिटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और उनको रियल टाइम अपोर्शनमेंट स्टडी के लिए यूज किया जाएगा। जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा और एक मॉडल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाएगा या फिर किया गया है, जिससे कि एयर पोल्यूशन किन सोर्सेज से आ रहा है सराउंडिंग की, वो इनपुट के तौर पे डाला जाएगा, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, उन सोर्सेज का नाम। और सबसे मेन यहाँ टसल क्या रहती है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि आसपास की स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो स्टबल बर्निंग होती है वो इन एयर पोल्यूशन का मेन रीजन है। जबकि सेंटर गवर्नमेंट बार बार कई ओकेजन्स पे ये कह चुकी है कि जो लोकल पोल्यूटेंट्स हैं दिल्ली के, वही इस पोल्यूशन का मेन रीजन है। तो अब एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि कौन रीजन है एयर पोल्यूशन के पीछे। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या जाता है, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा इशू है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीलिम्स के लिए भी। तो स्टबल स्टबल जिसे हिंदी में पराली हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्टबल बर्निंग एक ऐसा मेथड है कि जब जो हम राइस उगाते हैं, पैडी क्रॉप जो होती है, उसका जो रेजिड्यू होता है उसको फास्टली रिमूव करने का एक मेथड है, जिसमें उसके रेजिड्यू को फील्ड में जला दिया जाता है, सो दैट हम विंटर में वीट बो सकें। ये किया जाता है सितंबर से नवंबर के बीच में। उसी टाइम साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉल हो रहा होता है। स्टबल बर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ स्ट्रॉ स्टबल को, जो कि ग्रेन्स के हार्वेस्टिंग के बाद बच जाती है, उसको जला दिया जाता है। और ये उन एरियाज में किया जाता है जहाँ कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड यूज किया जाता है, सो दैट जो क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है वहाँ इसको यूज किया जाता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेनली देखी जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और मेनली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसके इफेक्ट क्या है स्टबल बर्निंग के? सबसे पहला है पॉल्यूशन। इसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारी सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं, फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो जाता है, और ह्यूमन हेल्थ को ये काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। स्मोक बन जाती है, स्मोक प्लस फोग तो बन जाती है स्मोग। सॉइल फर्टिलिटी को भी बुरी तरह इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब इनको जलाया जाता है हस्क को ग्राउंड में, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। हीट पेनिट्रेशन जो है स्टबल बर्निंग की वजह से जो हीट होती है फायर की वो सॉइल में चली जाती है, सॉइल का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और उसके कुछ यूजफुल माइक्रोब्स भी उससे मर जाते हैं। स्टबल बर्निंग के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, मतलब फार्मर क्या कर सकते हैं स्टबल बर्निंग रोकने के लिए? टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, टर्बो हैप्पी सीडर मशीन का, जिससे कि स्टबल जो है वो उखड़ जाए और अपने आप अगली जो फील्ड है उसके सीड बो दिए जाएं। फिर इस स्टबल को फील्ड में मल्च की तरह यूज किया जा सकता है। और क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट पंजाब की, एनसीआर की और एनसीटी की, ये सभी गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर मॉनिटरेबल एक्शन प्लान्स डेवलप किए हैं, सो दैट इस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट था, स्टबल बर्निंग के बारे में आपको पता होना चाहिए।
बहुत बड़ा इशू रहता है, इसलिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, केरला में एक आइलैंड डूब रहा है, सिंक हो रहा है, तो कुछ रिसर्चर्स ने टिप्स दी हैं सो दैट उसको सेव किया जा सके। कौन सा आइलैंड है, मुंड्रॉय थुरुथु। ये केरला का एक आइलैंड है जो कि सिंक हो रहा है, और इस पे ये कैसे पता चला है, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज की एक स्टडी के बेसिस पे। इस आइलैंड पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर की जा रही हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, लैंड सब्सिस्टेंस देखा जा रहा है, टाइडल फ्लडिंग देखी जा रही है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस रीजन से मास एक्सोडस, मतलब लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से पलायन कर रहे हैं, एक इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। अष्टमुड़ी लेक की बात करें तो अष्टमुड़ी लेक एक इसके पास इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इस स्टडी में ये कहा गया है कि इस रमसर लिस्टेड वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान्स हमें बनाने होंगे, तभी हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अष्टमुड़ी लेक से सैंड माइनिंग को कंट्रोल करना होगा, उसके लिए हमें मेजर्स लेने होंगे। जो कलाड रिवर है वहां से भी सैंड माइनिंग को हमें रोकना होगा। जो आइलैंड पे करंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स यूज किए जा रहे हैं उनको वेल इक्विप्ड वेल स्टडीड इंजीनियरिंग टेक्निक्स के साथ रिप्लेस करने की जरूरत है, तभी इस आइलैंड को लैंड सब्सिडेंस से बचाया जा सकता है और इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जा सकता है। अगर स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑलमोस्ट 39% लैंड जो है इस एरिया की, इस आइलैंड्स की, वो डिप्लीट हो चुकी है। अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग और उसकी वजह से होने वाला जो डाइवर्टेड पूल्स हैं इस रिवर में, उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा करंटली डिग्रेडेशन देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक थेनमाला डैम बना था, उसके कंस्ट्रक्शन के बाद तो क्या हुआ कि जो रिवर के थ्रू सेडिमेंट्स की सप्लाई होती थी वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई, तो इसने भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया इस आइलैंड की सिंकिंग में। तो जो ये टिप्स मैंने आपको बताई इस आर्टिकल में इन्होंने दी है कि किस टाइप से इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, वो अपनाने की ज़रूरत है। हमारे लिए इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो अष्टमुड़ी लेक, दूसरा रमसर वेटलैंड्स, रमसर लिस्ट क्या है, रमसर कन्वेंशन क्या है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अष्टमुड़ी लेक के बारे में देखते हैं। अष्टमुड़ी लेक, जिसे अष्टमुड़ी कायल भी कहा जाता है, ये केरला स्टेट के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड है, और स्टेट में सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली बैक वाटर लेक यही है। इसमें एक यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम देखा जा सकता है। ये लार्ज पाम शेप्ड वाटर बॉडी है। सबसे बड़ी स्टेट में है वेम्बनाड एस्चुरी इकोसिस्टम, सेकंड नंबर पे ये आती है, मतलब साइज वाइज बात करें तो सबसे बड़ी है वेम्बनाड एस्चुरी इकोसिस्टम, सेकंड है अष्टमुड़ी लेक। अष्टमुड़ी मीन्स 8 ब्रेड्स, लोकल मलयालम लैंग्वेज में इसका मतलब है 8 ब्रेड्स। द नेम इज इंडिकेटिव ऑफ लेक्स टोपोग्राफी, इसकी टोपोग्राफी इसके नाम से ही पता चलती है। जो ये लेक है ये केरला के बैक वाटर्स में जाने का गेटवे भी है, इसलिए इसे हाउस बोट भी कहा जाता है और बैक वाटर रिसोर्ट भी कहा जाता है। अष्टमुड़ी वेटलैंड को लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, और इसको रमसर कन्वेंशन की लिस्ट में भी रखा गया है। तो रमसर कन्वेंशन के बारे में और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये जो कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और उनके सस्टेनेबल यूज के लिए लाई गई थी। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। इसका नाम कैसे रखा गया, ईरान में साइन की गई थी ये 2 फरवरी 1971 को। ईरान की सिटी का नाम था रमसर, तो वहीं से इसका नाम पड़ा। इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के टाइम पे बात करें तो कितनी पार्टीज हैं इस कन्वेंशन में, 171। जो इसका सेंटर फिलोसफी क्या है कि हमें वेटलैंड्स का वाइस यूज करना है। वाइस यूज का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करनी है, उसी के साथ इकोलॉजिकल कैरेक्टर को भी मेंटेन करना है। रमसर साइट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, जब कोई कंट्री इस कन्वेंशन को साइन कर देती है, इससे इम्प्लाई कर जाती है, तो उसको कम से कम एक वेटलैंड को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिजिग्नेट करना होता है। जो रमसर साइट है उसका इंक्लूजन इस लिस्ट में जब हो जाता है तो गवर्नमेंट को कमिटमेंट करनी होती है कि वो उस साइट को सेव करने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स
नेसेसरी स्टेप्स जरूर लेगी सो दैट उस साइट का इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन किया जा सके। अभी तक ओवर 2400 रमसर साइट्स बनी जा चुकी हैं जो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है 171 रमसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का। वर्ल्ड की फर्स्ट साइट कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग पेनिनसुला था, जिसको 1974 में फर्स्ट रमसर साइट डिक्लेयर किया गया था। जो कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा रमसर साइट्स देखी जा सकती है वो है यूके जिसमें 175 है, मैक्सिको विद 142 और बोलीविया ऐसी कंट्री है जिसमें रमसर प्रोटेक्शन के अंडर सबसे ज्यादा एरिया आता है। मतलब चाहे साइट्स कम है इसमें लेकिन एरिया जो है वो सबसे ज्यादा बोलीविया का आता है। ये इंपॉर्टेंट था, रमसर काफी बार पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो एलिफेंट्स हैं जिनको टस्कर भी कहा जाता है, छोटे एलिफेंट्स को, तो उनको फार्मलैंड्स को रेड करने की आदत पड़ गई है। वो आदत किस लिए पड़ गई है? क्योंकि उन्हें फार्म्स में दिखाई देता है जैक फ्रूट, इसके प्रति इनका रिझाव हो गया है, इन्हें जैक फ्रूट खाने की आदत हो गई है, जैक फ्रूट इन्हें पसंद आने लगा है, जिसकी वजह से ये फार्मलैंड्स को रेड करते रहते हैं केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो इस आर्टिकल में यही है, इम्पोर्टेंट एज सच कुछ नहीं है कि मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि जो टस्कर है या फिर एलिफेंट है वो फार्मलैंड्स को रीच करते हैं जैकफ्रूट ट्री के लिए। ये टस्कर जो है वो डेंजरस हैं और पीपल पे भी अटैक कर देते हैं कई बार। पीपल जो है वो इनके डर की वजह से अपने फार्मलैंड्स पे जैकफ्रूट उगाना ही नहीं चाहते, जैकफ्रूट उगाना बंद कर चुके हैं। जो स्मेल है जैक फ्रूट्स की वही इन टस्कर को फार्मलैंड्स में अट्रैक्ट करती है और इन्होंने जैक फ्रूट खाने की एक हैबिट को डेवलप कर लिया है। तो इनको अगर हमें रोकना है तो केवल एक ही तरीका है कि जैक फ्रूट को उगाना ही बंद कर दिया जाए और वही वहाँ के फार्मर्स कर रहे हैं। तो जैक फ्रूट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैक फ्रूट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इंडिया में जैक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा बड़ा ट्री बॉर्न फ्रूट है और इसका एक डिस्टिंक्ट टेस्ट है, एरोमा भी इसका एकदम डिफरेंट होता है। जो इसकी रूट्स हैं वो सब मॉइस्ट सब ऑयल तक पहुंचती हैं। फ्रूट ड्रॉट रेजिस्टेंस है, मतलब कितनी भी बिना पानी के भी ये रह सकता है, बिना पानी के भी ये उग सकता है और पेस्ट से भी लड़ सकता है और हाईली न्यूट्रिशियस होता है। जैकफ्रूट की वजह से जैकफ्रूट को बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के भी नेचुरल वे से और प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही किसी पेस्टिसाइड की इसमें ज़रूरत पड़ती है। एक जैकफ्रूट का ट्री जो होता है उसमें एक साल में 150 से भी ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं और ये ट्री जो है 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सकता है। इसकी लीव्स को एक कैटल फीड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है और जो इसका टिम्बर है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज़ होता है। अगर और बाकी ट्रीज से इसको कंपेयर करें तो जो जैक फ्रूट का टिम्बर है वो ग्रीन हाउसेस गैसेस से भी फाइट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट है। इसका टिम्बर ग्रीन हाउस गैसेस से फाइट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इसका फ्लैश है उसको करीज में यूज किया जा सकता है या फिर चिप्स, कैंडी, जैम या फिर आइसक्रीम बनाने में भी इसको यूज किया जा सकता है। जो जब इसको रोस्ट किया जाता है तो इसके सीड्स को मेडिसिन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है इनडाइजेशन के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है, जैक फ्रूट के बारे में था, काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ग्रीवेंस एपिलिएट कमिटीज बनाई जाएंगी सो दैट जो भी सोशल मीडिया फर्म्स के अगेंस्ट कंप्लेंट आती है उनको टैकल किया जा सके। ऐसा हमारी आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि जीएसी जो है वो 1 मार्च से ऑपरेशन में आ जाएंगे। पूरा इशू समझ लेते क्या है। जीएसी सेटअप किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट जो भी यूजर्स की कंप्लेंट्स है सोशल मीडिया कंपनीज के अगेंस्ट जैसे फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, उनको टैकल किया जा सके। और ये विंडो जो है ये 1 मार्च से ओपन की जाएगी। आईटी रूल्स 2021 जिनको अक्टूबर में नोटिफाई किया गया उनके अंडर 3 जीएसीज बनाए जाएंगे। ये जो 3 जीएसीज होंगे, ग्रीवेंस एपिलिएट कमिटीज होंगी, उनमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 होल टाइम मेंबर्स इसमें देखे जाएंगे जो कि
कहाँ से आएंगे? वो आएंगे वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज और रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में से इंडस्ट्री के। टर्म इनकी होगी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस। इंपॉर्टेंट है, 2 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे, 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे। टर्म 3 years की होगी। सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ये जो जीएसी लाया जाएगा, ये हमारी पूरी ओवरऑल पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क में एक क्रिटिकल मास्टरपीस रहेगा, क्योंकि इससे ये इंश्योर किया जाएगा कि इंडिया में इंटरनेट ओपन, सेफ और ट्रस्टेड और अकाउंटेबल रहे। इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस अनएड्रेस्ड रह जाती थी, या फिर अनसेटिस्फैक्टरीली उनको सॉल्व किया जाता था, या फिर उनको एड्रेस भी किया जाता था तो इंटरनेट इंटरमीडियरीज के द्वारा, जो कि कस्टमर को या फिर यूजर को फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। इसके लिए जीएससी बनाई गई। जीएससी से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि एक कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इसकी वजह से बने सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में और इंटरमीडियरीज में अपने कंज्यूमर्स की तरफ। जो जीएसी है, ये एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि केवल ऑनलाइन और डिजिटली ऑपरेट होगा। यूजर्स को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इस ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के, और इस नई अपीलेट बॉडी के सामने वो अपील अपनी रख सकते हैं। ये कमिटी, इसका काम ये है कि ये जब यूजर कोई अपील करेगा उसको विद इन 30 days ये सॉल्व करके देगी। रूल्स में कंप्लाई करना, लॉज में कंप्लाई करना, पिक एंड चूज वाला मेथड यहाँ यूज नहीं होगा, चेरी पिकिंग ऑप्शन यहाँ यूज नहीं होगा। सभी कंप्लेंट्स को बराबर वे से बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए यूज किया जाएगा। मतलब ऐसे नहीं किया जाएगा कि कोई बहुत नॉन पर्सनैलिटी है तो उसके केसेस को पिक किया, चूज किया और तब उनको सॉल्व किया। नहीं, हर यूजर की कंप्लेंट को इक्वली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आईटी रूल्स में क्या अमेंडमेंट की गई है, नई गाइडलाइंस रखी गई हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए। क्या गाइडलाइंस हैं? करंटली जो इंटरमीडियरीज हैं, ये उनके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि वो कोई भी हार्मफुल या फिर अनलॉफुल कंटेंट अपलोड ना करें, या फिर उसके बारे में अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करें। ये अमेंडमेंट्स एक लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहे हैं इंटरमीडियरीज के ऊपर कि अगर कोई यूजर ऐसा कंटेंट अपलोड भी करना चाहे तो ये उसके खिलाफ रीजनेबल एफर्ट्स लें। जो नया प्रोविजन है उसका काम क्या है कि जो इंटरमीडियरी है वो केवल एक फॉर्मेलिटी ना करे बल्कि प्रॉपर एक्शन ले। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ है कि इंटरमीडियरीज के पास फुल राइट दिए गए हैं, यूजर्स के राइट को उन्हें रिस्पेक्ट करना है, आर्टिकल 14, 19 और 21 को, और एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी वाला राइट उनको प्रोवाइड करवाना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए रूल्स की ये कहा गया है कि रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में भी कम्युनिकेशन का प्रोविजन होना चाहिए। जो बातचीत होगी वो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस में की जाएगी, सो दैट कि जो इंटरमीडियरी है वो यूजर की प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्व दे सके। रूल नंबर 3 को अमेंड किया गया है, जिसमें ये कहा गया था, वर्ड यूज किए गए थे डिफेमेटरी और लिबेलस, उन वर्ड्स को रिमूव कर दिया गया है। कोई भी कंटेंट अगर डिफेमेटरी होता है तो उसको केवल जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि वो कंटेंट जो है वो डिफेमेटरी है या नहीं है। इसके कुछ कंटेंट कैटेगरीज हैं रूल 3 की सब क्लॉज 1 में, तो वो पर्टिकुलरली मिस इन्फॉर्मेशन से डील करेंगे, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि डिफरेंट रिलीजियस या कास्ट ग्रुप के बीच में वायलेंस इंसाइट कर सकती है, कोई कंटेंट ऐसा है उससे डील करेगी। एक ग्रीवेंस एपीलिएट कमेटी जीएसी बनाने की भी बात इसमें की गई है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो यूजर्स के पास हमेशा ये राइट रहेगा कि वो अपनी किसी भी रेमेडी के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है जीएसी के बारे में, ग्रीवेंस एपीलिएट कमेटी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है गुजर से। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजर्स की एक गैदरिंग में गए थे, वहाँ उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ एक्सपेक्टेशंस वाली नज़रों से देखता है। तो हमारा जो लोटस सिंबल है बीजेपी का इलेक्शन सिंबल, वही गुजर्स के जो लॉर्ड हैं देव नारायण, उनका भी सिंबल लोटस ही है। तो वहाँ कनेक्ट करते हुए पीएम ने
गुजर कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन की प्रेज की है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और जो बाकी सोशल मूवमेंट्स हुई हैं उनमें। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गुजर्स के बारे में पढ़ना। गुजर्स क्या है? गुजर्स हैं यूनिक एथनिक नोमैडिक ग्रुप्स। नोमैडिक पीपल कौन से होते हैं? जो एक परमानेंट प्लेस पे नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं। ये शीप और गॉट का पूरा फ्लॉक रखते हैं, मतलब पालते हैं काफ़ी सारी शीप्स और गोट्स को, और वेस्टर्न हिमालयाज़ के हाई एंड लो एल्टीट्यूड एरियाज़ में ये ट्रैवल करते रहते हैं। समर में बात करें तो ये अपर रीचेस में पहुंच जाते हैं वैली की, और विंटर में अपने फ्लॉक्स को लोअर एरियाज़ में ले आते हैं सो दैट ये अपने आप को और उन फ्लॉक्स को सर्दी से, विंटर से बचा सकें। जो इन लोगों का हैबिटेट है वो नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ के हिली टेरेन में होता है। ट्रांस ह्यूमंस की बात करें तो ट्रांस ह्यूमंस का मतलब क्या है? ट्रांस ह्यूमंस एक टाइप का पेस्टोरलिज्म या फिर नोमैडिज्म है, जहाँ जो लाइफ स्टॉक का माइग्रेशन होता है वो माउंटेन के एरियाज में होता है। मतलब वार्म सीजन होता है तो ये लोग थोड़ा ऊंचाई पे चले जाते हैं, और अगर जब ठंडी आती है तो ये लोग लोअर एल्टीट्यूड्स पे आ जाते हैं। उसको ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बस हर चीज़ का आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किस टाइप से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है पूरा पूरा। अरुणाचल में इंडिया की न्यूएस्ट बटरफ्लाई मिली है जिसका नाम है नोबल्स हेलेन। देखो ये न्यू बटरफ्लाई इंडिया में पहली बार मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में कभी कहीं नहीं थी। इससे पहले ये मिला करती म्यांमार, चाइना, वियतनाम, वहाँ इन कंट्रीज में देखी जा सकती थी, लेकिन इंडिया में इसको पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। ये एक एक्सट्रीमली रेयर बटरफ्लाई है जिसका नाम है नोबल्स हेलेन। 3 जगह इसको नामदफा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस नोबल्स हेलन के बारे में पढ़ना। ये जो स्वेलोटेल की एक स्पीशीज है, इसको म्यांमार, यूनान और हुबाई रीजन से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से तो पहले भी रिपोर्ट किया जा चुका है, लेकिन इंडिया में पहली बार आई है। ये स्पीशीज जो है वो थाईलैंड से डिसअपियर तो नहीं हुई है, लेकिन थाईलैंड में इजीली देखने को नहीं मिलती, काफ़ी रेयरली ये थाईलैंड में आज पाई जाती है। इस बटरफ्लाई को इंडिकेटर स्पीसीज के तौर पे माना जाता है स्टेट की बायोडाइवर्सिटी का और की इकोसिस्टम फंक्शन का। ये एक बहुत बड़ा ब्यौरा देती है। और ऊपर से एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो नामदफा नेशनल पार्क है या फिर टाइगर रिजर्व जिसे कहेंगे, वो इंडिया का ईस्ट मोस्ट टाइगर रिजर्व है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, प्लस इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। तो इस बटरफ्लाई के बारे में देखते हैं, प्लस हम नामदफा के बारे में देखेंगे। ये जो बटरफ्लाई है नोबल हेलेन, ये एक स्वेलोटेल बटरफ्लाई है। विंग स्पैन इसका होता है 100 से 120 मिलीमीटर जितना। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वाइट स्पॉट लगा होता है इसके फोर विंग पे। ये देखिए यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। साइंटिफिक नेम इसका होता है पेपिलियो नॉबली। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली ये म्यांमार, यूनन, हुबई, नॉर्थ थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में देखी जाती है। ये स्पीशीज काफ़ी रेयर है क्योंकि इतनी इजीली ये देखने को नहीं मिलती है। नामदफा नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी लोकेशन जो है वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के, इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और बर्मा यानी म्यांमार, वहाँ ये लाई करता है। नामदफा प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो दाफाबूम रिज, मिशमी हिल्स का और पटकई रेंजेस वहाँ लोकेटेड है। इंडिया, म्यांमार, चाइना ट्राई जंक्शन जो है उससे काफ़ी क्लोज ये देखा जा सकता है। ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड रीजन भी है। इसको नेशनल पार्क 1983 में डिक्लेयर किया था। क्लाइमेट की बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल जोन के अंडर आता है और यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वर्ल्ड का इकलौता पार्क है जहाँ 4 फेलाइन स्पीशीज मिलती हैं कैट की। टाइगर भी मिलेगा, लियोपर्ड भी, स्नो लियोपर्ड भी और क्लाउडेड लियोपर्ड भी। इकलौता ऐसा पार्क है वर्ल्ड का जहाँ चारों मिलती हैं। हुलॉक गिबन्स एक जो हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और ओनली एप स्पीशीज है जो इंडिया में पाई जाती है, वो केवल और केवल इसी पार्क में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्क
क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए भी काफ़ी फेमस है। इसके फ्लोरा की बात करें तो सेप्रिया हिमालया, एमेंटोटेक्सस, सिफेलोटेक्सस, पीनस मर्कुसी और एबीज डेलावई, ये सभी यहाँ पाई जाती हैं प्लांट स्पीशीज। फोना की बात करें तो स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, कॉमन लियोपर्ड, टाइगर, रेड पांडा, हिमालयन बियर, ढोल्स, वॉल्स, हुलॉक गिवन और होगडीर यहाँ देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा। इस आर्टिकल में देखो, ये जो भी नई स्पीसीज मिलती है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल क्या है कि इंडिया के लार्जेस्ट डायनासोर के 90 फॉसिल नेट्स हमें मिले हैं, अनकवर्ड किए गए हैं। 92 नेस्टिंग साइट्स जहां 256 फॉसिल एग्स पाए गए हैं इंडिया की नर्मदा वैली में, जो कि टिटेनोसोर्स से बिलोंग करते हैं। टिटेनोसोर्स लार्जेस्ट डायनासोर्स में से एक थे, उनसे बिलोंग करने वाले 256 फॉसिल एग्स मिले हैं। जो लेमेटा फॉर्मेशन है नर्मदा वैली में, इसको डायनासोर के फॉसिल्स के लिए जाना जाता है, डायनासोर स्केलेटल्स या फिर उनके एग्स के लिए, जो कि लेट क्रीटेशियस पीरियड के हैं। और ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 145 से 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। डायनासोर्स काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टिटेनोसोर्स भी डाइवर्स होते हैं। इसमें 6 डिफरेंट एग स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई है। ये पता लगाया जा सकता है कि टिटेनोसोर्स की भी काफ़ी हाई डाइवर्सिटी थी। जैसे जैसे स्केलेटस हमें मिलते जा रहे हैं, उसी से हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि टिटेनोसोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जा सकती थी। जो ये डायनासोर्स हैं, इन्होंने अपने एग्स को शैलो पिट्स में, मतलब हल्के गहरे गड्ढों में बरी किया था, लाइक मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स। और इनका एग इन एग केस भी मिला है, मतलब कुछ ऐसे एग्स के फॉसिल भी मिले हैं जिनके अंदर भी एग है। उसमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि ये जो टिटेनोसॉर्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव साइकोलॉजी इनमें होती थी, जो कि बर्ड्स में होती है। और इसी आज जो मॉडर्न बर्ड्स में देखी जा सकती है, उसी सिक्वेंशियल मैनर में इनमें भी ये साइकोलॉजी देखी जा सकती होगी। जो काफ़ी सारे नेस्ट मिले हैं सेम एरिया में, उससे ये पता चलता है कि ये डायनासोर्स भी कॉलोनियल नेस्टिंग करते थे। जैसे हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में, वो भी कॉलोनियल नेस्टिंग या मास नेस्टिंग करते थे। ऐसे ही ये इम्प्लाई किया जा रहा है कि अगर इतने सारे नेस्ट एक ही एरिया में मिले हैं, दैट मीन्स ये लोग भी कॉलोनियल नेस्टिंग करते थे। और इनके नेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं, काफ़ी पास पास है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि अडल्ट डायनासोर तो यहाँ रह ही नहीं सकते थे, तो अडल्ट डायनासोर इन हैचलिंग्स को छोड़ देते थे न्यू बॉर्न्स के लिए, मतलब न्यू बॉर्न्स को छोड़ के चले जाते थे। और न्यू बॉर्न्स जो होते थे, उन्हें अपने आप को खुद बड़ा करना होता था, खुद पालना होता था। और ये जो फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, ये हमारे पैलेंटोलॉजिस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी, और इनसे हमें पता चल पाएगा कि डायनासोर्स कैसे रहते थे और कैसे इवॉल्व हुए थे। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। डायनासोर से रिलेटेड हमें कुछ मिला है, और वो मिला है लेमेटा फॉर्मेशन, जो कि नर्मदा वैली में है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने कवर किए हैं। अब जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, या फिर डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसने अपना नाम चेंज किया था और इसका नाम रख दिया गया था स्वराज्य सभा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया है। लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपकी शेयरिंग से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, प्लस यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट अच्छा है। तो मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।